आफ्ताब रोल नंबर 2, आप अपना पहले फेस दिखाइए। मैंने कल भी आपको रिमूव किया था इसी वजह से। कैमरा ऑन करके अपना फेस दिखाइए, अदरवाइज आपको मैं आज भी रिमूव करूंगी। शायब शबीर, आप भी अपना कैमरा दिखाइए, फेस दिखाइए अपना। शायब शबीर, शायब शबीर, हाँ ओके, आप कैमरा बंद कर सकते हो। आफ्ताब, कैमरा ऑन कीजिए अपना। आफ्ताब, कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज दफा निकालूंगी मैं आपको क्लास से। कोई जरूरत नहीं है आपकी फिर यहाँ पे। ओके, ऑफ कीजिए। तो कल का मैं रिकैप्चुलेट करूंगी पहले कि कल हमने क्या पढ़ा। जिस बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम होगी, आवाज नहीं आएगी, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा क्लास को, ठीक है? क्योंकि ये जो लेक्चर है यहाँ पे ये रिकॉर्ड होता है एंड उसको वो यूट्यूब पे जाके लिंक चेक कर सकता है, उसको बराबर से लेक्चर मिलेगा। तो क्लास को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा कि मैम आवाज नहीं आ रही है एंड ऑल। समझ आया? उस्मा एसएसटी बुक अगर चेंज हुई है तो अभी वो मार्केट में नहीं है, अगर वो चेंज भी होगी ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो फिलहाल आप क्या करेंगे, आप पुरानी बुक से ही पढ़ेंगे जब तक वो स्टॉक में आएंगी। अभी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? मैम हमारे पास बुक्स नहीं है अभी। मैं कह रही हूँ जिसके पास नई बुक है या जिसको लगता है कि बुक चेंज है, अगर चेंज हुई होगी तो इसमें ज्यादा से ज्यादा चेंजेस नहीं हुई होंगी। एंड सेकेंड थिंग, आप इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि आपको कोई प्रीवियस 10th का बच्चा बुक देगा, क्योंकि उनके एग्जाम में भी बहुत टाइम है। वो जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी वो शायद अपनी बुक्स किसी को दे पाएंगे। इसका वेट कोई नहीं करेगा, अपनी बुक्स आप लाएंगे, ठीक है? तो कल का मैं पहले रिकैप्चुलेट करती हूँ। कल हमने पढ़ा था नेशनलिज्म के बारे में। तो नेशनलिज्म में मैंने आपको समझाया था कि कैसे एक स्टेट, एक नेशन स्टेट बनता है। मतलब एक देश, जो हम बोलते हैं ना कि देश है, एक कौम है, ये कैसे बनता है? जब हमारे आइडियाज जो होते हैं वो सेम होते हैं एंड जब हमारा मोटिव कुछ इस तरह का होता है कि हमें एक साथ जाना है, तभी एक जो स्टेट होता है वो एक नेशन बनता है, एक नेशन स्टेट बनता है। सेकेंड, मैंने आपको थोड़ा बहुत इलाबरेट करके बताया था कि ये जो पेंटिंग है आपके पेज नंबर 1 में, 1 सेकेंड, ये जो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग है, ठीक है, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि इस पेंटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है। फेडरिक जो पेंटर है वो क्या बताना चाहता है? तो पहला मैंने आपको बताया कि हर एक जो इंसान है वो गुलामी से बाहर आना चाहता है। ये सबसे पहला जो भी नेशन, जो भी स्टेट नेशन स्टेट बने, जैसे कि इंडिया जो है वो एक नेशन तब बना जब इनका कोई मोटिव था ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने का। इट मींस वो भी गुलामी से आजाद होना चाहते हैं। तो सेम यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में कहा गया है कि यूरोप में जितनी भी कंट्रीज आती है वहां पे जो ये इंपेरियलिज्म फैला है, कॉलोनिज्म फैला है, इसको खत्म करना है। दैट इज व्हाई इस पेंटिंग में आप देखोगे ये जो नीचे है क्रॉन्स,
ये जो ताज वगैरह है जो प्रिंस या प्रिंसेस पहनते थे वो नीचे पड़े हुए हैं। इट मींस ये भी क्या चाहते हैं कि हमें आजादी मिलनी चाहिए। एंड ये सारे लोग जितने भी यूरोप की कंट्रीज में अलग अलग नेशंस अलग अलग स्टेट्स आती है, उन सारे स्टेट्स के लोग अपने अपने झंडे लेकर जा रहे हैं और वो यहाँ पे एक ट्रेन जैसी बन रही है, यहाँ पे एक रास्ते की ओर जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है ये लिबरलिज्म का रास्ता है, ये आजादी का रास्ता है, जो कि सामने कौन खड़ी है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी यहाँ पे एक मकसद है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का यहाँ पे क्या मकसद है? इसके हाथ में जो टॉर्च है वो इनको राह दिखा रही है सच्चाई की, आजादी की राह दिखा रही है। इसकी जो टॉर्च है, इस टॉर्च से वो एनलाइट हो रहा है। कौन एनलाइट हो रहा है? ये सारे लोग, ये सारे अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग। सेकेंड थिंग, इसके हाथ में एक बुक होती है। आपने अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पिक्चर्स में देखा होगा या जनरल नॉलेज की बुक्स में अमूमन इसकी जो पिक्चर्स है वो क्लियर आती है, या आप नेट से सर्च कर सकते हो। तो इसके हाथ में एक बुक होती है। तो यहाँ पे फैडरिक कहते हैं ये बुक जो है ये एक चार्टर है। चार्टर का मतलब जहाँ पे लॉज लिखे गए हो, खुसूसन किसी के बारे में अलग अलग लॉज होते हैं, अलग अलग राइट्स होते हैं, उसे चार्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार्टर है आदमियों का चार्टर, यानी कि राइट्स ऑफ मैन। अब यहाँ पे मैंने आपको कल भी समझाया राइट्स ऑफ मैन का यहाँ पे क्यों जिक्र किया गया है, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, यहाँ पे औरतों को कोई भी हुकूक नहीं होते थे। तो इस तरह हमने ये समझा कि इस पेंटिंग में जो फ्रेडरिक सूरियो है वो हमें एक खास चीज समझाना चाहते हैं, दैट इज नेशन स्टेट। यानी कंट्रीज तो हर एक है बट नेशन स्टेट कोई कोई बना। जैसे कि फ्रांस के बारे में आप अभी पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ्रेंच भी क्या था, फ्रांस भी क्या था पहले, वो भी इंपेरियलिज्म के हाथों तले दबा हुआ था। वहां भी एक एम्पीरियर था, लुइस 16 आपने पढ़ा होगा 9th में। ठीक है, तो 9th को आपको रिकॉल करना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की हमने क्या पढ़ा था उसमें, किस तरह वो लोग एक जद में आ चुके थे, इंपेरियलिज्म में आ चुके थे, वो भी चाहते थे अब आजादी। ठीक है, जो ये आइडियाज है, ये अलग अलग आइडियाज के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि ये आइडियाज निकल के कहाँ से आए हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, यहाँ से आइडियाज निकल के आएंगे तो कोई और कंट्री इसको अडॉप्ट करेगी। सेम चीज कहाँ पे होता है? जब यूएस में रेवोल्यूशन आया या स्विट्जरलैंड में रेवोल्यूशन आया, तो वहां से जो आइडियाज निकल के आए वो यूरोप ने अडॉप्ट कर लिए थे। समझ आया? तो कल हमने इसी बारे में पढ़ा। एंड सेकेंड थिंग, मैंने बोला कि नेशन क्या होता है, बेसिकली नेशन से मतलब क्या है। तो ये वाला पेज जो है यहाँ साइड में इलेबरेट किया गया है कि ये नेशन वर्ड एरिस रिनन नाम के एक स्कॉलर ने यूज किया है यहाँ पे। यहाँ पे ठीक है, तो नेशन का मतलब है जिसका एक ही पास्ट रह चुका हो, जिसके हिस्ट्री में कुछ सैक्रिफाइसेस हो, कुछ डिवोशन हो। मतलब देश के लिए लड़ने के लिए जो सेक्रीफाइस लोगों ने किए, या वो फीलिंग जो होती है अंदर से कि ये मेरा स्टेट है, ये मैं इसका नागरिक हूँ, ये मैं इसका सिटीजन हूँ। सेकंड, जिसमें बड़ी बड़ी हिस्ट्रीज हो, बड़े बड़े ग्रेट मैन की हिस्ट्री, चाहे वो किंग है, क्वीन है या फ्रीडम फाइटर है, तो जिनका जो पास्ट रह चुका हो वो एक ही जैसा रह चुका हो, वो एक स्टेट को नेशन बनाता है। यानी जैसे कश्मीर है, कश्मीर में बहुत सारी चीजें हो चुकी है हिस्ट्री में। ठीक है, जब आप घर पे सुनते हैं लाइक हमारे माँ बाप, दादाजी या अलग अलग जो एंसेस्टर्स होते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि कश्मीर में ऐसे ऐसे हुआ है, ये तहरीक मौज मुजवार है, तो किस तरह लड़े हैं हम उस चीज से। तो वो हमें एक तरह से कॉमन ब्रदरहुड में लेके आता है कि हम सब ने वो सफर किया हुआ है। तो सेम चीज आती है नेशन, और वो जो स्टेट है उसको नेशन बनने में यही वजह होती है कि इनका सेम सफरिंग होता है सबका, सबों ने एक ही चीज देखी होती है, चाहे गुलामी देखी है, चाहे जुल्म देखा है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए इनको एक जैसा होना पड़ता है, एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आती है इनमें। दैट इज व्हाई ये लोग फिर एक नेशन कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि यूरोप में पहला जो रेवोल्यूशन आया था
वो यूएस में आया था, स्विट्जरलैंड में, और वहां से जो निकल के आइडियाज लिए थे अलग अलग स्टेट्स ने। तो जैसे यहाँ पे फ्रांस के बारे में बताया गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन था क्या बेसिकली, एंड आइडिया कहाँ से निकल के आया कि फ्रांस को एक नेशन बनाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप एक फोटोग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे जो साइड में फोटोग्राफ है। ठीक है, तो पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहला ये एक फोर्ट हुआ करता था। ठीक है, जिसे बेस्टाइल फोर्ट कहते हैं, एंड ये रेवोल्यूशन से पहले इस तरह हुआ करता था। अब यहाँ पे एम्पीरियर था, बादशाह था लुई 16। ठीक है, तो उसके जमाने में ये फोर्ट इस तरह हुआ करता था। अब फिर जब लोगों की हुकूमत आई तो ये जो फोर्ट है वो कुछ इस तरह दिखने लगा, और रेवोल्यूशन का जो स्टार्ट हुआ, यानी जब हमला किया गया, तो वो पहले इसी फोर्ट पे किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कब आया, वो आया 1789 में। ये डेट आप अच्छे से याद करेंगे, 1789। जिसके पास बुक है वो हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि ये एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट थी, मतलब ये एक बादशाह की जागीर थी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो रूलर था वो मोनार्क था, लोगों ने उसको नहीं चुना था। ठीक है, वो खुद आया था किसमें, हुकूमत में, यानी कि लोग क्या चाहते हैं इससे कोई भी लेना देना नहीं है, उसे मोनार्क कहते हैं, किंगशिप जिसे आप कहते हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाई गई, और ये जो फ्रांस था ये ट्रांसफर होता गया। कहां से ट्रांसफर होता गया, सोवरेनिटी से मोनार्क, यानी पहले ये आजादी मतलब चख चुके थे। चख मीन्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई अच्छी चीज दूंगी, आपको वो बहुत पसंद आएगी, कोई टेस्टी चीज, फिर मैं आपको बोलूंगी कि नहीं अब ये नहीं मिल सकती, बट आपने वो टेस्ट किया है, आप जिद करेंगे कि नहीं हमें वो चीज फिर से चाहिए। तो ऐसी सेम चीज होती है कि जब कोई फ्रीडम टेस्ट कर लेता है तब उनका ये मोटिव होता है कि नहीं हमें अब यही चीज चाहिए, मोनार्की में हमारा कोई फायदा नहीं, हमें सॉवरेन रहना है। जैसे इंडिया भी सॉवरेन है, फ्रीडम अच्छे से एंजॉय कर रहा है, कोई भी थर्ड स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है, सेम वैसे ही फ्रांस चाहता था कि अब हम सॉवरेन वापस से बने, मोनार्की रूल हम पे लागू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आए तो इन्होंने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स किए, क्या क्या चीजें इन्होंने स्टार्ट की, ये आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। एंड सेकंड मेन चीज जो बात मैं आपको कहूंगी इसी दौरान, कि आप ये नहीं समझ जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उसी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको अच्छे से तैयार रहना होगा। समझ आया? तो कोई भी गोटा नहीं चलेगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है सब टॉपिक्स अच्छे से आप समझेंगे, इसी में से क्वेश्चंस निकल के आएंगे आपके जितने भी एग्जाम स्कूल में होंगे। ठीक है, सो बात करें हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या क्या कदम उठाए इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को मजबूत बनाने के लिए। तो जब हम बोलते हैं ना रेवोल्यूशन, हम बोलते हैं क्रांति, सब कुछ बदल देना, तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए। तो पहला स्टेप जो था वो थे कुछ आइडियाज। पहला यहाँ पे एंड लीस्टोयन, ला पैट्री का मतलब द फादरलैंड, लीस्टोयन का मतलब द सिटीजन। जैसे इंडियंस कहते हैं ना कि ये जो इंडिया है इनकी मदरलैंड है ना, तो ये ऐसे समझते हैं अपने लैंड को कि हमारी माँ है। सेम कंसेप्ट आप देखो कि फ्रांस का भी था, वो बोलते थे कि ये हमारा फादरलैंड है, ये हमारे एंसेस्टर्स का लैंड है, जो हमारे बाप दादा है ये उनका लैंड है, तो इट्स अवर फादरलैंड, उसे कहते हैं ला पैट्री फ्रेंच में। एंड सेकेंड ली स्टोयन, द सिटीजन, मतलब कि हम सारे यहाँ पे सिटीजन्स है, हम यहाँ पे ना लोअर क्लास है, हम यहाँ पे ना मिडिल क्लास है, ना ही कोई हाई क्लास का बंदा है, हम सिर्फ क्या है, हम सिर्फ सिटीजन है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ठीक है, तो नेशन में जो रहेगा, लाइक इस टाइम है यहाँ पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इक्वालिटी बिफोर लॉ है, तो कोई अमीर है या गरीब है उसको बस सिटीजन के तौर पे देखा जाएगा। तो सेम
चीज किसने बोली? फ्रांस ने। समझ आया यहाँ तक? एंड सेकेंड थिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो कैलेंडर बनेगा, उसमें सेम और इक्वल राइट्स हर एक क्लास के होंगे। सेकेंड, इन्होंने जो फ्लैग था वो भी चेंज किया, क्योंकि पहले जो फ्लैग हुआ करता था वो हाई क्लास लोगों ने डिजाइन किया हुआ था कि हमारा राज है तो हम झंडा लहराएंगे और उसी कलर का झंडा होगा। लेकिन इन्होंने भी ट्राई कलर जो झंडा है वो अडॉप्ट किया। और अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि ट्राई कलर में कौन कौन सा कलर था, तो वो ब्लू, व्हाइट और रेड था। ठीक है, ब्लू, व्हाइट और रेड। सेकेंड, पहले क्या होता था? पहले यहाँ पे स्टेट जनरल होते थे। मकसद क्या है? देखो, पूरा जो फ्रांस हुआ करता था वो कुछ इस तरह हुआ करता था, मतलब पूरी तरह ये फ्रांस है तो जो राजा थे उन्होंने अलग अलग से अपने चीफ ऑफिसर्स बनाए होते थे, तो वो अलग अलग पार्ट जो है वो उनको दे देते थे। फॉर एग्जांपल, ये फ्रांस का एक हिस्सा है, यहाँ पे एक चीफ रहेगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा जो हेड है वो यहाँ पे रहेगा। समझ आया? तो इन्होंने ये भी अबॉलिश कर दिया, बोला ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एक नेशनल असेंबली चाहिए जिसमें सबके मकसद, मुद्दा, लॉज बनाए जाएंगे और वो पूरे नेशन का बनेगा, किसी खुसूसन एक जगह का नहीं बनेगा। सेकेंड, न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड, जैसे कि यहाँ पे इंडिया का जो नेशनल एंथम है, ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने हिम्स वगैरह जिसमें मतलब शहीदों को सलामी दी जाती थी, उनके बारे में गीत गाए जाते थे, ओथ्स टेकन, जो शपथ ली जाती थी, कोई भी पोस्ट का कोई भी बंदा, जनरल जो होता था वो शपथ लेता था, वो शपथ भी चेंज कर दी गई। उसमें भी यही मेंशन किया गया कि अब हम फ्रांस के लोगों के लिए अच्छा करेंगे और फ्रांस के लिए अच्छा करेंगे, पूरे नेशन के लिए अच्छा करेंगे। समझ आया? सेकेंड, मैंने जैसे बोला कि फ्रांस जो था उसको डिवाइड किया गया था अलग अलग स्टेट्स में। एंड सेकेंड थिंग, उसमें जो लॉज होते थे ना वो भी डिफरेंट होते थे। जैसे कि एक जगह पे लॉ होता था, फॉर एग्जाम्पल आपने चोरी की तो आपको सजा मिलेगी 5 मंथ्स। दूसरे जगह पे लॉ होता था, इसने चोरी की तो इसको मार दो, मतलब ऐसे यूनिफॉर्मिटी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी। तो मकसद यहाँ पे ये लाना था यूनिफॉर्म, कि पूरे नेशन में अगर कोई लॉ है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। एंड ये सारी चीजें क्यों होती थी, ये अलग अलग लॉज क्यों बनाए थे, आपको ये पता ही होगा, क्योंकि क्लास सिस्टम था। तो हाई क्लास का बंदा अगर कोई भी गुनाह करता था उसके लिए छोटी सजा होती थी, और लो क्लास का बंदा अगर वही गुनाह करता था तो उसको बहुत बड़ी सजा दी जाती थी। तो पहले वो चीज खत्म की गई, लॉज जो है वो यूनिफॉर्म किए गए कि सबको क्या करेंगे, सबको एक ही जैसा लॉ देंगे। सेकंड, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, सेम चीज इसमें भी हुआ करती थी। देखो, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का मतलब है यहाँ पे अगर लॉज डिफरेंट होते थे अलग अलग क्लासेस के लिए, तो जो टैक्सेस थे, ड्यूटीज का मतलब यहाँ पे टैक्सेस है, ठीक है, तो टैक्सेस जो होते थे वो भी अलग अलग होते थे। लो क्लास के बंदे को ज्यादा टैक्स होता था, हाई क्लास के बंदे को कम टैक्स होता था। तो उसमें भी चेंज किया गया, वो एबॉलिश किए गए और कहा गया कि जो टैक्सेस रहेंगे वो सेम रहेंगे। सेकेंड, वेट्स और मेजर सिस्टम भी अलग हुआ करता था, मतलब एक जगह अगर आप जाओगे तो वहां एक पाव का मतलब होता था 1 किलो, दूसरी जगह जाओगे तो वहां आधा पाव मिलता था, बोलते थे ये 1 किलो है। मतलब वेट और मेजर भी अलग अलग डिफरेंट जगहों में अलग अलग दिया जाता था, वो भी एबॉलिश किया गया। कहा गया कि वेट और मेजर सेम ही होता है तो लिहाजा ये सेम ही रहना चाहिए। और एक चीज इन्होंने चेंज की वो है लैंग्वेज। क्या किया कि फ्रांस में अलग अलग डायलेक्ट्स बोला जाता था। व्हाट इज डायलेक्ट, समझाती हूँ। जैसे हम कश्मीरी हैं तो श्रीनगर के अलग कश्मीरी बोलते हैं, शोपियां के अलग कश्मीरी बोलते हैं, बारामूला के अलग। तो हमारे यहाँ पे ऐसे डिफरेंट डायलेक्ट्स है। जब कोई बात करता है तो बंदा पता चलता है कि श्रीनगर का ही होगा, पता चलता है कि नहीं आउट ऑफ श्रीनगर से आया है, क्योंकि इसका डायलेक्ट अलग है। ठीक है, तो फ्रांस में भी क्या किया जाता था, वहां अलग अलग रीजनल डायलेक्ट्स होते थे और लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होती थी। तो यहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज का एक तरह से ऑर्डर निकाला गया कि यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच बोला जाएगा, जो हमारी नेशन की
लैंग्वेज होगी नेशनल लैंग्वेज होगी। समझ आया? तो यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए। तो फर्दर क्या बना कि ये जो फ्रेंच नेशन है अब इसने स्टार्ट किया लोगों को लिबरेट करना, लोगों को एक तरह से आजादी दिलाना कि आप आजाद होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। देखो इन्होंने क्या किया, ट्राई कलर बदला, मतलब फ्लैग बदला, इन्होंने ड्यूटीज को एबॉलिश किया, इन्होंने लॉज को एबॉलिश किया और सब कुछ यूनिफॉर्म किया, ठीक है, ताकि ये लोग लोगों को कहां से निकाल सके, डेस्पोटिज्म। व्हाट इज डेस्पोटिज्म? यानी जो ये हुक्मरान थे, जो ये एम्पीरियर थे, इनकी कब्जों से इनको निकाले, ठीक है। एंड सेकेंड जो यूरोप है, पूरे यूरोप में जितने भी कंट्रीज है, जो भी नेशन नहीं बने हैं, उनको एक तरह से आइडिया देना कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है। तो ये सारी चीजें इन्होंने की। एंड सेकेंड थिंग, जो ये ऑब्जेक्टिव्स है इनको असरअंदाज करने के लिए इन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाए। व्हाट इज जैकोबिन क्लब्स? ये कोई वो क्लब नहीं है जहाँ पे डांस वगैरह होता है। ये जैकोबिन क्लब जो है ये एक पॉलिटिक्स क्लब होता था। जैसे लाइब्रेरी नहीं होती उसमें हम खाली बुक्स पढ़ते हैं, तो वैसे ही जैकोबिन क्लब्स में पॉलिटिक्स ज्यादा डिस्कस हुआ करता था कि हमें क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। समझ आया? एंड ये जो फ्रेंच आर्मी थी इन्होंने धीरे धीरे पूरे यूरोप में अपने आइडियाज को फैलाना स्टार्ट कर दिया। और पहले ये कहाँ कहाँ गए, हॉलैंड गए, बेल्जियम गए, स्विट्जरलैंड भी गए, इटली भी गए, यानी 1790s में ये फैलने लगे। और रेवोल्यूशन जो था, ये रेवोल्यूशन वॉर जो था, ये इसके आइडियाज को फैलाते चले गए ताकि ये जो नेशनलिज्म है ये सिर्फ फ्रांस तक मुतहिद ना रहे बल्कि ये पूरे यूरोप में फैल जाए। तो यहाँ पे आपने देखा कि लोग कहाँ से निकले थे, लोग निकले थे कॉलोनियल पावर से। अब वो कहाँ की ओर जा रहे हैं, लिबर्टी की ओर, अब वो फ्रीडम की ओर जा रहे हैं। तो आगे आप इसी टॉपिक में देखेंगे एक मानो एक लीडर आता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, वो भी एक रूलर है, लेकिन उसका ये होता है कि वो मुनाफ रूलर तो है लेकिन उसके जो आइडियाज होते हैं ना वो लिबर्टी आइडियाज होते हैं, मतलब वो लोगों को चाहता है कि वो फ्रीडम अच्छे से गेन करे। तो उसके बाद आप देखोगे कि फ्रांस में एक और चीज आ जाता है कि नेपोलियन तो आ जाता है, इसका रूल तो आ जाता है, बट लोगों को लगता है एट सम हाउ ये काफी डिफरेंट है, ये दूसरे रूलर से काफी डिफरेंट है। फिर उसमें भी एक चेंज आती है आगे, क्योंकि आपको पता ही है कि हमेशा उजाला नहीं रहता है, चांदनी रात नहीं रहती है, आगे अंधेरी रात भी होती है। तो वही जो ये नेपोलियन है, इसके जो आइडियाज होते हैं तो पहले तो लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में वो इसको भी अबॉलिश करना चाहते हैं, क्योंकि इसके जो आइडियाज होते हैं उसके आगे फिर लूप होल्स निकल आते हैं, उसमें बुराइयां निकल आती है। समझ आए यहाँ तक अच्छे से? टेंथ क्लास, हेलो, टेंथ क्लास, यस मैम। समझ आया अच्छे से? मैम ये डेस्पोटिज्म है ना, वो आप फिर से बोलिए। डेस्पोटिज्म का मतलब होते हैं वो रूल जहां पे हम लोगों की नहीं सुनते हैं। मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, मोनार्क होता है या जिसको आप डिक्टेटर बोलते हैं, जो वो मुंह से निकालता है वो लॉ बन जाता है, दैट इज डेस्पोटिज्म। वहां पे लोगों की राय क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। इट्स अ काइंड ऑफ सब्जुगेशन, जब हम किसी पे जबरदस्ती वाला कब्जा करते हैं। समझ आया? यस मैम। तो कल हम पढ़ेंगे इसमें नेपोलियन कोड, यही वाला टॉपिक कल फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको समझाऊंगी व्हाट इज नेपोलियन कोड, जिसे सिविल कोड भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका जो होम टास्क है वो रहेगा कि आपको मुझे बताना है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो मैंने अभी आपको बताया, जो अभी मैंने आपको लेक्चर दिया अबाउट द
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या स्टेप्स क्रिएट किए ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ जाए। आपको बोलना है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए, समझ आया। और ये आपको लिखना है, बोलना नहीं है, ये आपको लिख के लाना है। क्वेश्चन समझ आया 10th क्लास? बाजिश, क्वेश्चन सुना आपने? मैम आप एक बार फिर से कहिए। आपको बताना है what steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective belongingness among the French people। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए ताकि लोग जो है वो इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बने और एक साथ जो रेवोल्यूशन है वो लेकर आए। उसमें बोलना है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, जैसे मैंने अभी बोला ना, ट्राई कलर बनाया, ठीक है, ड्यूटीज को अबॉलिश किया, लॉज को अबॉलिश किया, यूनिफॉर्मिटी लाई हर जगह, तो वो सारी चीजें, या रीजनल डायलेक्ट को अबॉलिश किया, तो ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी है, ये आपको लिखना है 10th क्लास। कल मैं चेक करूंगी, समझ आया? उज़मा आपने सुना मैंने क्या बोला? फैजान, आर यू देयर? फैजान, रोल नंबर 3, आपको सुनाई दिया मैंने क्या बोला क्वेश्चन? यस मैम। उज़मा मैंने एलो किया है, तभी तो बाकी बच्चे अनम्यूट कर पा रहे हैं ना, आप भी को क्यों नहीं हो रहा है? ओके, क्लास हो चुकी है आपकी, आप लोग लीव कीजिए, आपकी अटेंडेंस भी हो गई। आपने कुछ सेटिंग्स में आप चेक करना, उसमें प्रॉब्लम होगी। चलिए लीव कीजिए मीटिंग।